नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये उनका लॉ था। ठीक है, ये था एंटोइन लेवेजियर का। ठीक है, एंटोइन लेवेजियर का जो है 1789 में एंटोइन लेवेजियर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखते। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि नहीं? ये अच्छा, तो आप लोग केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करते हैं ना, केमिकल रिएक्शन का, तो क्यों करते हैं? इसी के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग अगर 5 ग्राम कोई सब्सटेंस लिए और 10 ग्राम कोई दूसरा सब्सटेंस लिए, तो हमको जो टोटल मास मिलेगा तो 15 ग्राम मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। तो CH4 है प्लस ऑक्सीजन उसमें ऐड किया तो CO2 प्लस H2O बना। तो कार्बन 1 था तो कार्बन 1 था, H4 था, यहाँ H2, 2H कहाँ गायब हो गया? 2H कहीं गायब हो गया, तो इसीलिए वो 2H कहीं गायब तो हुआ नहीं, उसी में ना होगा भाई। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो 2H2O बनता है। 2H2O बनता है तो उसमें 2 to 4 यानी कि 4H हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए बैलेंसिंग किया जाता है, ताकि मतलब कि वो बैलेंस करेंगे तो फिर उससे दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो मात्रा है किसका, वो बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन के आगे 2, हाँ अच्छा, ये ऑक्सीजन इधर पे 2 हो गया है और ये 2 + 2 4 हो गया। इस ऑक्सीजन के आगे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो फिर बैलेंस्ड हो जाएंगे। यही इसीलिए फिर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। अब दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई सा भी दो क्या बोलते हैं कि एलिमेंट हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा कोई एक कंपाउंड बनाने के लिए। कोई भी 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट कंपाउंड अगर बनाता है तो वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। वैसे भी आपको कंपाउंड का डेफिनेशन पता है। कंपाउंड क्या है? 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो, उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो जैसे हमारा H2O है, H2O में हमेशा H और O जो है 2:1 में ही कंबाइन होगा हमेशा, तब जाकर के H2O बनेगा। अगर वो 2:2 में अगर कंबाइन होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो H2O नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो 2:1 में कंबाइन होगा। देखिए, तो H2O में जो है H और O 2:1 में था डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो अगर वो 2:2 में होगा तो वो H2O नहीं होगा, वो कुछ और होगा, है ना? तो कोई भी एक कंपाउंड बनाने के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन में किसी को अपना वो क्या बोलते हैं कि मिक्सअप होना पड़ता है ना, आपस में रिएक्ट करना पड़ता है बाय वेट, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। तो ये बताए थे जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है?
अब क्या कहेंगे भाई, अभी तो आप बात कर रहे थे डेफिनेट प्रोपोर्शन की, तो आप मल्टीपल प्रोपोर्शन की क्यों बात करते हैं? मतलब ये है, इसका मतलब उससे थोड़ा सा अलग है। जो हम बात बोले वही है। H2O 2:1 में H और O जो है 2:1 में कंबाइन हुए हैं। अगर H और O 1:1 में कंबाइन होंगे, H2O2 बन गया। ये क्या है? 1:1, 2:2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो फिर 1:1 हो जाएगा। तो 1:1 में जब कंबाइन होंगे तो वो H2O2 बनाएंगे। कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 2:1 में भी कंबाइन हो सकते हैं और 1:1 में भी कंबाइन होकर के दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं। वही कंपाउंड नहीं, दूसरा कंपाउंड। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब कि अपने आप को उसके साथ ऐसे रेशियो में भी कंबाइन करके मतलब कि एक दूसरा कंपाउंड बना दे। H2O बनाए तो फिर वो वाटर हो गया, और H2O2 बना दे तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाँ, पेरोक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसका नाम है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, समझे? तो यही होता है। तो अब है गैलियसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। चौथा है ल्यूजिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये सारे लॉ को जो है याद रखना है ना। इसका लॉ क्या कहता है? व्हेन गैसेस, अच्छा इसको पूरा एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखना जैसा बुक में लिखा है, याद रखिएगा। तो व्हेन gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. ठीक है, provided all gases are at same temperature and pressure. कि अगर जो गैसेस कंबाइन होते हैं तो वो सिंपल रेशियो में, मतलब सिंपल रेशियो कहने का मतलब होल नंबर रेशियो। ठीक है, होल नंबर रेशियो मतलब कि वो जैसे आधा मॉलिक्यूल उसका गैसेस का आधा, जैसे मतलब कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ये इसके क्या बोलते हैं कि 2 पार्ट अगर हाइड्रोजन है तो 1 पार्ट जो है ऑक्सीजन है ना। तो आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऐसा करके कुछ नहीं है ना, आधा O और ये सब चीज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कंबाइन होगा तो कैसा होगा? वो इंटीजर रेशियो में कंबाइन होगा, इंटीग्रल रेशियो में। ठीक है, होल नंबर रेशियो या फिर इंटीग्रल रेशियो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यही है। अब है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब कि 1 लीटर H2 और 1 लीटर O2, इन दोनों में क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कि एटम्स होंगे, है ना। अरे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये H2 मॉलिक्यूल है ना, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ गैस क्या बोलते हैं कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में। तो यही है। फिर इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप लोग पढ़े ही हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है कि नहीं? ठीक है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पहला क्या कहता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल एटम्स। एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम डिफरेंट। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स सेम क्या होंगे? मतलब जो आयरन के जो एटम्स हैं वो आयरन, सारे के सारे एटम्स जो हैं आयरन की तरह ही रहेंगे, है ना। तो यही सब होता है। और कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। इसका सब वही सारे को मिला दिए ये, मतलब कंपाउंड जो बनेंगे फिक्स्ड रेशियो में, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला है कि नहीं? डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बता रहा है। फिर कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है कि नहीं? यही सब है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, और कुछ है नहीं।
है ना? यही है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल, वो एवोगैड्रो लॉ था, है कि नहीं? तो वो एवोगैड्रो ने एक कांस्टेंट निकाला, उस एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं AN, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल चाहे आप हाइड्रोजन का ले लीजिए, 1 मोल चाहे आप ऑक्सीजन का ले लीजिए, 1 मोल चाहे आप आर्गन का ले लीजिए, जिसका ले लीजिए, उसमें सब में इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेकिन कितने नंबर, ये मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये 6.022 तो ये आर्गन मॉलिक्यूल। ये एवोगैड्रो लॉ था और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये सब सारा सब कुछ यही है। अब हम लोग आगे देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, इसके बारे में हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते।